जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में कुछ जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम पार्ट 1 में हम लगभग 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले प्रश्न से सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, देखिए अटॉर्नी जनरल, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है सो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, और इसको हटा भी कौन सकते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के पर्यंत होते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के पर्यंत होते हैं ये महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे अधिक जो लोकसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से जो है हटाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। तो जम्मू कश्मीर से, जो 370 अनुच्छेद वर्तमान में निरस्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल 1975 को लगाया था, 25 जून को 1975 को लगाया था, और 21 मार्च शायद 1977 को समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है। तो भारतीय संविधान में अध्याय की बात करें तो चैप्टर यानी कि पार्ट जो है, भाग, वो 22 भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई। तो दोहरी नागरिकता तो भारत के संविधान में नहीं है। भारत सरकार द्वारा जो दोहरी नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो विदेश में नागरिक रहते हैं उसके लिए कुछ सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट आया था 2005 में। तो 2005 में जो है सो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो नागरिकता दिया गया था, जो विदेश में रहते हैं भारत के नागरिक, उनको ओसीआई का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, मतलब सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं, 1950 से 1962 तक। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन से दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। तो भारत का जो संघीय क्षेत्र है वो कौन सा है। तो संघीय क्षेत्र माने कि यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दादर नागर हवेली है इसमें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, मिजोरम भी स्टेट है, मेघालय स्टेट है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, जिसे अब मिला दिया गया है, वो क्या है, यूटी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, किसे देते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न है कि योजना आयोग है एक क्या है। योजना आयोग संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त निकाय है, कार्यकारिणी निकाय है, तो या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक क्या है, कार्यकारिणी निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है एक तरह से,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि सरकार की वर्तमान में तो योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, जो सरकार के कार्यों को क्या करती है, डिलीवर करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्त आयु का है कितना है, तो 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली का कार्यालय कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है, तो 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर 5, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, बाकी सबकी नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है, तो चुनाव आयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं, तो 11 हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति जो आय लेखा प्रकाशित किए जाते हैं वो भारतीय सांख्यिक संस्थान, नहीं सॉरी, केंद्रीय सांख्यिक संस्थान, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिक संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए वाले सदस्य कौन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के, तो दोनों मिला के पार्लियामेंट के। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो अगर सीजीआई को छोड़ दे तो 33 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सीजीआई को मिलाकर 34 जज होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि हिंदू राष्ट्र है कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं, तो भारत संवैधानिक रूप से तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में तो संविधान लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन भारत के अगर संविधान को आगे पढ़ेंगे तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं कौन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं कौन, तो राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, तो पार्लियामेंट एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचायती राज कब लागू हुआ, तो पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है कब कराया जाता है, तो उपचुनाव जब कोई सदस्य अपना पद त्याग देता है या किसी कारणवश उस पद की जो है सो विधानसभा या लोकसभा में उस क्या कर मेंबरशिप त्याग देता है, या फिर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारणवश वो पद रिक्त हो जाता है, तो कभी भी उस 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कर लिया जाता है जिसे उपचुनाव कहते हैं, तो कभी भी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में राजकीय दल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यूएन डे कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र का क्या हुआ था, गठन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को एक बार पुनः विचार करने के लिए लौटाने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बिल्कुल सही बात। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है, ये भी हो सकती है क्योंकि संभावना है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, बिल्कुल समान होता है, तो सही उत्तर उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो सभी सही है, तो ए बी सी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही सही है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पास हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बनता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो, तो राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति का जो सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक कानून यानी कि एक्ट बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो कोरम यानी कि
कितने सदस्यों आ जाए तो संसद की कार्रवाई शुरू की जाए, तो 1/10। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। कोरम या गणपूर्ति की चर्चा संविधान के आर्टिकल 100 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करते हैं, तो भाग 4 डीपीएसपी भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो भाषाओं का उल्लेख करती है 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है, ठीक, जिसमें 22 भाषाओं की चर्चा है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यही है ना। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 22 भाषा, यही होगी 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो 12 वर्ष तक, 1950 से 1962 तक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसे पद लिखकर, तो ये राष्ट्रपति को पद लिखकर अपना पद क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त, जैसे निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के माध्यम से हटाया जा सकता है और निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान के संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया, तो मौलिक कर्तव्य का जो समावेश किया गया वो भाग 4 के क में, 4 का ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक भारतीय नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण या अधिग्रहित संपत्ति, संपत्ति होना कोई आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जन्म, वंश, देशीकरण और क्या पंजीकरण, ये सब से क्या होते हैं, भारत का नागरिकता मिल जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं, यानी कि किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों नहीं है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में नहीं है और कर्नाटक में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है, तो भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन में कौन हो, 15, 16, 19, 29, तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। केवल भारतीयों को प्राप्त है, 15, 16, 19, 24 ये सब 24 सबको प्राप्त है, 14 सबको प्राप्त है, 14 सबको प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन कौन सा है, तो राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बिल्कुल गलत है, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। राज्य लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, बिल्कुल ये सही उत्तर हो सकता था पहले, बट वर्तमान में यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है मान के, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे वो वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट था उनको निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, बिल्कुल नहीं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल नहीं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष पर वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, नहीं 5 वर्ष पर पेश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए 1/10 होने की आवश्यकता है। तो राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होता है, तो इसका 1/10 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान नागरिक संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर, समान संहिता की परिकल्पना किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए। समान नागरिक संहिता की परिकल्पना अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी निजी व्यक्ति के बंदी को उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का कोई भी नागरिक अपने नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल सही बात। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो बिल्कुल भारत की खत्म हो जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है तो खत्म नहीं होगा। सरकार की आलोचना करता है, खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। कूट में केवल 1 और 2 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ? तो 73rd जो अमेंडमेंट है संविधान संशोधन, वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के कुछ जो पहाड़ी एरिया है वहां पे नहीं लागू हुआ था। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कहाँ गया? 1, 3 और 4, ठीक। तो 1, 3, 4 यहाँ 3 लिखा हुआ था, इसको 4 कर देते हैं। 1, 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर में लागू नहीं है, मेघालय में और नागालैंड में। मणिपुर के केवल हिली एरिया में लागू नहीं है 73वां संविधान संशोधन, ठीक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य? तो 245। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है और दूसरा 365 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सही उत्तर, ठीक। अब 356 के तहत कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक जो क्या कहते हैं मशीनरी है, यानी कि संवैधानिक दृष्टिकोण से जब राज्य विफल हो जाते हैं, नहीं चलता है, तब 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है। और 365 के तहत कब लगाया जाता है? जब राज्य किसी केंद्र के किसी डायरेक्शन को अगर फुलफिल नहीं करती है, जिसके लिए केंद्र जो है सो केंद्र के पास शक्ति है, तो तब लगाया जा सकता है कि राज्य में राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार के डायरेक्शन को नहीं मानती है, ठीक। तो 365 के तहत तब लगाई जाती है। और संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण 356 से लगाया जाता है और डायरेक्शन नहीं मानने से 365, ठीक, राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन से हैं? तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में तो नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था और आंध्र प्रदेश में भी 1959 में ही लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो आपातकाल की घोषणा अगर हो जाए राष्ट्रीय आपातकाल की, तो 1 महीने के अंदर संसद से उसकी क्या हो पारित होना बहुत आवश्यक है, दोनों सदनों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह, विदेश नहीं, यहाँ पे विद्रोह होना चाहिए। सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ा गया वो 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है, किसको? तो राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने की अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता, यानी कि वाद योग्य नहीं है? तो अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और 36 में कहा गया है नीति निर्देशक से संबंधित राज्य की परिभाषा, और 37 में ये वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है, वही प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो आपातकाल भारत में 3 बार लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले 1962 में लागू हुआ था, इंडो चाइना वॉर के टाइम में। उसके बाद 1971 में लागू हुआ था। ठीक। पाकिस्तान से ही हुआ था। और उसके बाद 1975 में, जो कि आंतरिक इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक शांति के कारण लगा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो पंचायती राज से संबंधित समिति बलवंत राय मेहता समिति है, और एक और समिति है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात कही थी, और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात कही गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार का पदच्युत किया जा सकता है? तो किस प्रकार से? तो संसदीय प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसकी प्रक्रिया का वर्णन है, और महाभियोग किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि शुरू हो सकती है। ठीक। और दूसरे सदन में जाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या सूचना देनी होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति विशेषित वोटों को नहीं करते। विशेषित यानी कि क्वालिफाइड वीटो नहीं करते, विशेषित वीटो नहीं करती है। विशेषित अधिकार जो वीटो है वो नहीं करती है। अत्यंतिकारी और निलंबकारी, पॉकेट वीटो, ये सब है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति विशेषित वीटो नहीं करती है, जो कि अमेरिका में प्रचलित है, क्वालिफाइड वीटो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता उल्लेख है किसमें? तो दल बदल की जो बात है वो 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? उपाध्यक्ष के संदर्भ में पहला बात है कि यह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल सही बात है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, बिल्कुल ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका, इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, जो कि कथन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? तो 14 दिन तक लंबित कर सकती है, और राज्यसभा अगर उसे सहमति नहीं देती है तो धन विधेयक को पास मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए कब? तो ये 42वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? 6 महीना के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगर कोई व्यक्ति
किसी भी विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री के पद पर बिठाया जा सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर अंदर उसे निर्वाचित होना होगा, या नहीं तो उसको मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद वो सदस्य नहीं रह पाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो संविधान निर्माण करने के लिए लगभग 22 समितियां बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें से 8 समिति जो है सो प्रमुख थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख है? तो भारतीय जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की बात कही गई है, लेकिन कानूनी न्याय की बात नहीं कही गई है। ठीक, कानूनी न्याय की बात प्रियम्बल में नहीं है। ठीक, बाकी संविधान में तो कानून के सम्मान संरक्षण की बात है, लेकिन उद्देशिका में का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो अधिकार परीक्षा प्रतिषेध है, परमादेश है, व्यादेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? तो ये प्राक्कलन समिति से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जो एस्टिमेट करती है बजट को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में, भाग 4 के क, एक अनुच्छेद 51 के क। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, इसमें 11 मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक इंडिया है, स्थानीय स्वशासन नहीं है। ये स्थानीय स्वशासन संघीय सूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वाचन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 के तहत। ठीक, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, जब राष्ट्रपति अपने मतलब की छुट्टी पे रहे या कोई किसी कारणवश वो अनुपस्थित रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? और भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल अर्हता है। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी कि योग्यता रखता हो, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य का निर्वाचन होने के योग्य हो या ना हो, इसके लिए उपराष्ट्रपति की ये जो है सो एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, किस चीज का? अनुच्छेद 123 में क्या कहते हैं उसको? अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। तो आपातकाल नहीं, मृत्युदंड नहीं, संसद द्वारा पास बिल को सहमति नहीं, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। जब संसद नहीं चल रहा हो, कोई सदन नहीं चल रहा हो, तब क्या कर सकते हैं? वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और अध्यादेश के द्वारा किसी विधेयक को मतलब कि अध्यादेश जारी करके नियम को लागू कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो 29 अगस्त 1947 में जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था तो उसमें लगभग 7 सदस्य थे। ठीक, लगभग 7 सदस्य थे, और उसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विधान परिषद के संबंध में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें तेलंगाना विधान परिषद को हटाना चाहता है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 है, वो या होता है। ठीक, ये भी सही बात है। न्यूनतम संख्या जो विधान परिषद का होता है वो 60 होता है, बिल्कुल गलत। विधान परिषद का अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है, और न्यूनतम संख्या 40 हो सकता है। कितना हो सकता है? तो 40। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 हो सकता है, 60 नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिनिमम संख्या विधान परिषद का 40 होता है,
और मैक्सिमम विधानसभा का 1/3। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितने भी अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकते हैं। 20 और 21 को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकते हैं आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना की बात 6ठी अनुसूची में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जिसमें विशेषकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे राज्यों के स्वायत्तशासी जिला परिषद जो है उसकी स्थापना की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है कहाँ से? तो ये आयरलैंड से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। ये थे लगभग 100 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे पॉलिटी के। अब हम आगे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 2 में लगभग 100 प्रश्न को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।